तो आपके भीतर जो छोटे किसी अपराध का डर बैठा हुआ है, उससे बड़ा अपराध ये हो जाएगा कि आपने भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं बोला। तो अपने छोटे अपराध के लिए एक और बड़ा गुनाह करने से खुद को बचा लीजिए और पूछिए सवाल कि कब तक हम नेता का विकल्प नेता में ढूंढते रहेंगे, सिस्टम का विकल्प सिस्टम में कब ढूंढना शुरू करेंगे। थाना जिसे हम सरकारी संस्थान कहते हैं, कोर्ट, यूनिवर्सिटी जिसे आजकल हम 3-4 वाइस चांसलर के चेहरे से जानते हैं, उनके अजीबोगरीब बयानों से जानते हैं। आप कोई भी इदारा ले लीजिए इस देश में, वो आपको अकेला करने के लिए, तोड़ देने के लिए सक्षम है। फर्जी मुकदमों में फंसा देना, वर्षों तक आपको अदालतों में टहलाना, और जीतने पर मीडिया एक दिन का जश्न बनाता है कि इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन जो जीतता है वो दरअसल घर जाकर वर्षों तक फिर से कर्जा चुकाता है। तो बेहतर यह है कि हम नेता का विकल्प ना मांगे, हम सिस्टम का विकल्प मांगे, और एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारे हाथ में रहे। सत्ता भले नेता के पास रहे, लेकिन सिस्टम हमारे साथ रहे, वरना हम इस डर को कभी नहीं जीत सकते हैं। सिस्टम पर कब्जा करेगा नेता, मैनिपुलेट करेगा, और वो आपको डराता रहेगा। इसके 2 उदाहरण हैं। 29 सितंबर को मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि सोहराबुद्दीन केस में जो फर्जी एनकाउंटर है, उसमें जो बड़े अफसर, आईपीएस अफसर बरी हुए हैं ट्रायल कोर्ट से, उनके खिलाफ आप अपील कब करेंगे। ये खबर सरकार का प्रोपेगेंडा करने वाले एंकरों के सामने से नहीं गुजरी थी और ना गुजरेगी अब। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है, मगर जो जूनियर अधिकारी, दरोगा स्तर के अधिकारी जो बरी हुए थे फर्जी एनकाउंटर के मामले में, उनके खिलाफ अपील की है, लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर बरी हुए हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की। तो ये देश की सीबीआई के चश्मे के पास एक चश्मा है, उस चश्मे से, तो उस चश्मे के 2 नंबर हैं। 1 नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नजर आता है, और 2 नंबर के चश्मे से उसे ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। दूसरा संजोग देखिए कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस जयंत पटेल को इस्तीफा देना पड़ता है, जिनका संबंध एक ऐसे फैसले से है जो वो गुजरात से संबंधित है, इशरत जहां के मामले से। उन्होंने इस मामले में, फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। असलियत क्या है वो जानते होंगे या दुनिया जाने, मगर ये संजोग बहुत खतरनाक है कि एक चीफ जस्टिस बनने लायक जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ता है और हम चुप रह जाते हैं। तो सिस्टम के लिए हम जब भी चुप रहेंगे, अपने भीतर एक और डर का कमरा बनाएंगे। इसलिए अपने भीतर डर का अपार्टमेंट मत बनाइए, हिम्मत की बालकनी में आइए और जरा बोलिए। बोलना बहुत जरूरी है। इस ना बोलने के कारण जो समाज को और हमारे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। हम सबको एक मीडियाटाइज सोसाइटी से गवर्न किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। मीडियाटाइज सोसाइटी आप उसे समझ सकते हैं जब दिन भर चैनल एक ही बात कर रहे हों, दिन भर अखबार वही बात कर रहे हों, और सोशल मीडिया पर आईटी सेल वही बात कर रहा हो। अब जरा सा कोई बात अलग कीजिए, वो आपको आइसोलेट करने के लिए आ जाते हैं, डराते हैं, आपको धमकाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि आप बोलना बंद कर देते हैं, आप एक कमजोर नागरिक में बदल जाते हैं। लेकिन जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो बहुत अलग है। आप उस समाज के भीतर जाके देखिए तो ना तो वो मुहर्रम के समय झगड़ता है, ना दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय झगड़ता है। उसे मालूम है कि ट्रेन में साथ चलना है, तो वो एक दूसरे के साथ पराठे भी बांट कर खा लेता है और पूड़ियाँ भी बांट कर खा लेता है। लेकिन जो मीडियाटाइज सोसाइटी है, जिसके जरिए न्यूज एंकर रोज रात को डर का राष्ट्रीयकरण करता है, हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ये फियर का नेशनलाइजेशन करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बताते हैं कि अगर तोप यूनिवर्सिटी में नहीं लगा, टैंक नहीं लगा, तो हमारे देश के बच्चों में राष्ट्रवाद नहीं आएगा। अगर टैंक से ही राष्ट्रवाद आना है तो पहले टैंक बनाओ भाई, गली गली में टैंक बनाओ, टैंक खाओ, टैंक पियो, टैंक ही सो जाओ, टैंक हो जाओ और राष्ट्रवादी बन जाओ। ये वो डर बांट रहा है आपके भीतर कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो देश बढ़ जाएगा। वो तरह तरह के ऐसे मुद्दों को लेकर आता है जिनका आपकी वास्तविकता से, वो वास्तविक हैं लेकिन आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और आपके भीतर एक डर पैदा करता है। इसीलिए जो मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया है, क्योंकि उसके पास आधी अधूरी सूचनाएं हैं और वो हमेशा आशंकाओं पर जीता है। जो नॉन मीडियाटाइज्ड इंडिया है वो डरा हुआ इंडिया नहीं है, वो आपको हमको जानता है। उसने देखा है कि जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं, वहां हिंदू मुहर्रम का तजिया उठा लेते हैं, और जिस गांव में हिंदू का पंडाल है दुर्गा पूजा का, वहां जाकर मुसलमान सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लेता है। तो हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। ये नॉन मीडियाटाइज्ड हिंदुस्तान ही हमारी उम्मीद है। वो इस तरह से उम्मीद है कि वो रोज देख रहा है, वो रोज कुचला जा रहा है कि आपने जो दावे किए हैं वो उनकी जिंदगी में कितना फर्क ला रहा है।
नहीं लाया तभी रेवाड़ी की लड़कियां जो 10वीं क्लास में पढ़ती थीं, जब उन्होंने देखा कि वो दूसरे स्कूल में जाने के लिए रास्ता तय करती हैं तो छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, लड़कियां अनशन पर बैठ गई। ये अनशन का अधिकार, नैतिक अधिकार किसी राजनीतिक दल ने, किसी न्यूज एंकर ने उन लड़कियों को नहीं दिया था, गांधी ने दिया था। बीएचयू की लड़कियां कई दशक से छेड़खानी, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना कर रही थीं, मगर वो नहीं बोल रही थी। मगर इस साल की लड़कियों ने बोला, और जब बोला तो क्या हुआ? जो नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जब लड़कियों ने इस नारे को समझ लिया, अपना बना लिया कि हम बेटियां पढ़ेंगे भी और अपने आप को खुद ही बचा लेंगे, तो लाठी बरसाने लगे आप। तो जब बेटियां कहेंगी कि हम खुद पढ़ लेंगे, खुद बचा लेंगे, तो आप लाठी से पीटेंगे, और जब तक वो नारा लेकर पोस्टर चिपकाकर गांव गांव घूमते रहें तो आप उसे कैंपेन बना देंगे। तो हमें यह चीज देखना पड़ेगा कि जो नॉन मीडियाटाइज सोसाइटी है वो नहीं डरता है। वो इसलिए कि वो रोज रात अपनी जिंदगी का फतवा मांगने के लिए, फतवा मतलब डायरेक्टिव, मतलब क्या करना है नहीं करना है, वो न्यूज एंकर के पास नहीं जाता, वो हिंदुस्तान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच में देख लेता है। मैं आ रहा हूं, मैं गांधी जी के लिए आया हूं, उनकी जयंती पर उन्हीं पर पहुंचूंगा धीरे धीरे। एक छोटा सा जिक्र यहां कर देना चाहता हूं। आज भी एक एक्टर ने अपना अवार्ड वापस किया है, और जब अखलाक की हत्या के बाद अवार्ड वापसी का दौर हुआ था, वो दौर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अब किसी की भी मौत होती है तो आईटी सेल और हुकूमत के समर्थक कुछ सेलिब्रिटी खोजना शुरू करते हैं कि कहाँ गए वो अवार्ड वापस करने वाले, अब क्यों नहीं अवार्ड वापस कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो वापस कर दिए, अब उनके पास है नहीं जो वापस करेंगे दोबारा। आपने जो 3 साल में जिनको दिया है उनसे कहिए ना कि वापस करें, जिनके पास अभी बचा हुआ है वो वापस करेंगे ना। लेकिन इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि वो घटना तो बीत गई, जब वो घटना थी तब आपके सामने दोनों प्रकार के तथ्य थे। कितने किस मात्रा में थे वो आप जानते होंगे, कौन सा चैनल देखते हैं, कौन सा प्रोपेगेंडा आप कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर निर्भर करता है। लेकिन समय के साथ आप भूल गए कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन जो उसका परसेप्शन है, इमेज है, वो कैरी कर रहा अभी तक वो अवार्ड वापसी गैंग कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी उसकी? 30 अगस्त 2015 को MM कलबुर्गी की हत्या होती है, और साहित्य अकादमी हत्या की निंदा नहीं करता है और शोक प्रस्ताव पास नहीं करता है। उसके खिलाफ लोगों ने अपना अवार्ड वापस किया था कि ये साहित्यकारों की कैसी संस्था है कि एक मारा जाए और निंदा भी ना करे। तो 5 सितंबर को उदय प्रकाश ने अपना अवार्ड लौटाया, और इस बीच 40 लोग लौटा चुके। तब जाकर 23 अक्टूबर को या 23 सितंबर को साहित्य अकादमी निंदा करता है और शोक प्रस्ताव पास करता है। तो हमारा सवाल तब भी और अब भी क्या होना चाहिए कि साहित्य अकादमी एक व्यवस्था के रूप में ऐसा सिस्टम हो जिसकी निष्ठा लेखकों की रचना और उनकी जिंदगी के प्रति ज्यादा हो। देश में अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग काम इसीलिए तो दिया गया ना, पर हम भूल गए क्योंकि हमारी नजरों के सामने से वो बेसिक क्वेश्चन, मूल सवाल फर्जी बिग क्वेश्चन के सामने छोटा कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर किसी गैंग के नहीं थे, किसी अवार्ड वापसी गैंग के नहीं थे। जब आपातकाल लगा तो खुशवंत सिंह और भगत पूरन सिंह, जिन्होंने अमृतसर में एक बड़ा पिंगलवाड़ा बनाया है, विकलांग और अनाथ, शारीरिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, अक्षम लोग हैं, और अनाथ लोगों के लिए एक आश्रम बनाया उन्होंने, और बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपना पद्म पुरस्कार वापस किया। फणीश्वरनाथ रेणु ने आपातकाल में अपना पद्म पुरस्कार वापस किया। ये लोग कौन थे? ये लोग किसी गैंग का हिस्सा नहीं थे, लोकतंत्र की छोटी सी इकाई थे। जब भी इन्हें लगा कि लोकतंत्र के बुनियादी आदर्शों पर कोई खतरा है, इन्होंने खुद को डर से आजाद किया। वो पुरस्कार लौटाकर जा रहा था, आ रहा था, नहीं जा रहा था, तो डरा हुआ है। अंत में कहता है, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर शेर खा गया। तो बच्चा कहता है, खा गया? पर तुम तो अभी जिंदा। तो उठ के कहता है कि अरे लल्लू, ये भी कोई जीना है, जीना भी जीना है लल्लू। तो हमें पता है कि आप मरे नहीं हैं, आपको शेर अभी खाया नहीं है, इसलिए आप जिंदा हैं, तो बोलिए। और अगर आपको डर लगता है सबके सामने बोलने में, तो अकेले में बोलिए। फेसबुक पर बोलने में डर लगता है तो बाथरूम में बोलिए। अगर आपको ड्राइंग रूम में बोलने में डर लगता है तो किचन में जाकर बोलिए। अगर आपको बालकनी में बोलने से डर लगता है तो छत पर जाकर बोलिए। चौराहे पर बोलने में डर लगता है तो गली में जाकर बोलिए, मगर बोलिए। सरकार के सामने नहीं बोल सकते तो साहूकार के सामने बोलिए। सीबीआई के सामने नहीं बोल सकते तो आप पुलिस अधिकारी के सामने जाकर बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बोलिए। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बोलिए।
आप हुकूमत बनाने वाले लोग हैं, अगर आप ही डरे हुए रहेंगे तो इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। हम ये हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि ये हुकूमत हमें बदले में एक आजाद जिंदगी, एक आत्मविश्वास और सम्मान से भरी जिंदगी देगा, इसलिए नहीं कि हमें रात के 10 बजे घड़ियों की टन-टन बताकर हुआ करके डराएगा, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। आईटी सेल के ट्रोल से मत डरिए। हमारी भाषा में जो हिंसा आई है उसके रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि इस भाषा में एक झूठ है, फरेब है, अफवाह है, और ये जो ट्रोल का लैंग्वेज जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला है, इस भाषा ने हमें और कमजोर किया है। हमें नागरिक होने के जितने भी हमने जो संस्कार ग्रहण किए थे वो संस्कार हमसे छीन लिए हैं, हम डर गए हैं उससे, और इसे हम स्वीकार करते जा रहे हैं। जब तक हम इस ट्रोल के लैंग्वेज से, वो ट्रोल हमारे भीतर भी आ गया है, वो ट्रोल उनके यहां भी है जिनके साथ सत्ता का संरक्षण है, मगर वो ज्यादा खतरनाक है जिनके साथ पावर है। उस ट्रोल की तुलना उसके जवाब में किए गए ट्रोल से आप नहीं कर सकते, लेकिन खराब दोनों है। अभी यशवंत सिन्हा ने एक लेख लिखा अर्थव्यवस्था के ऊपर, जवाब बेटे से दिलवाया गया। ये क्या था आपको पता है? ये ट्रोल है, बेटे से बाप का ट्रोल कराया गया। ये काम वही कर सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति की तमीज नहीं है। ये नचिकेता और वाजसेवा का बहस नहीं चल रहा था, कोई और बोल सकता था, फिर उसके बाद बेटा भी बोल सकता था, लेकिन ये बहुत खराब है कि बेटे का इस्तेमाल किया आपने बाप को जवाब दिलाने के लिए। नहीं करना चाहिए था। ये है ट्रोल, डराना। बोलोगे तो तुम्हारी बीवी को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे भाई को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे किसी पुराने सहयोगी को खड़ा कर देंगे। इसे कहते हैं ट्रोल, सोशल ट्रोल। ये ट्रोल की जो संस्कृति है, बनावट है, वो आपके परिवारों में पहुंच रही है, और आप रोज अपने मुद्दों को छोड़कर, सिस्टम को सवाल करना छोड़कर आप एक दूसरे के प्रति ट्रोल बन रहे हैं। तो बचिएगा, क्योंकि ये ट्रोल बनना झूठ की बुनियाद पर है, क्योंकि जिसकी जवाबदेही थी जवाब देने की, उसे पहले देना चाहिए था। बेटे को बाप के सामने बाद में आना चाहिए था। ये हुआ आपके देश में। ये इसलिए हो रहा है कि हमने जनता होने की पहचान छोड़ दी है। हम जनता होने का चेहरा गंवा रहे हैं, अपने चेहरे पर नेता का मास्क लगा रहे हैं। कभी जब तक आप वोटर हैं, अपने चेहरे पर किसी भी नेता का मास्क मत लगाइएगा। ये आपको तब समझ नहीं आया, आज भी नहीं समझ में आया और कल भी नहीं आएगा, तब भी मैं ये बात कहूंगा कि जब तक आप वोटर हैं, अपने चेहरे पर किसी नेता का मास्क मत लगाइएगा, क्योंकि तब उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है कि वो जनता का चेहरा मिटा देता है और उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगा देता है। लोकतंत्र में आपका वजूद तभी तक है सिस्टम के सामने जब तक आप जनता हैं, और जनता होने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर होने के पावर से भी ज्यादा है। अपने इस पावर को इतनी आसानी से सरेंडर मत कीजिए। अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लक्ष्य हमें हासिल करने हैं, उनकी भी मदद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की भी मदद कीजिए, जहां जरूरत पड़े उनका भी साथ दीजिए, लेकिन किसी का चेहरा अपने चेहरे पर मत लगाइए। ये गलत हो जाएगा आपके हिसाब से। और इसका नुकसान देखिए क्या हो रहा है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि एनसीआर, हम जिस इलाके से आते हैं दिल्ली में, वहां हर रविवार को बिल्डरों से लुटे पिटे लोग, अच्छे खासे घरों के, जो मिडिल क्लास, जो समझते हैं कि हम टैक्स देते हैं और झंडा भी लहराते हैं क्रिकेट मैच के दौरान, उनका इस सिस्टम पर बहुत राइट है, लेकिन 2-3 साल से बहुत सीरियसली आंदोलन करने के बाद भी वो अपने आंदोलन से बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाए। और जब कुछ दिन पहले उन्हें जंतर मंतर पर हवन भजन करते देखा तो मेरा दिल टूट गया। लोकतंत्र में आप हवन भजन करके किसका आह्वान कर रहे हैं? अंग्रेजों से ये डेमोक्रेसी हमने भजन हवन से नहीं हासिल की, 100 साल के संघर्ष से हासिल की है। ये उस 100 साल के संघर्ष की कसम है आप पर कि आप अपना कुछ भी इस लोकतंत्र में हासिल हवन और भजन से नहीं करेंगे, संघर्ष से करेंगे। तो जब उन्होंने अपने संघर्ष को सरेंडर किया, जनता होने के अधिकार और पहचान को सरेंडर किया, तो हवन भजन करने लगे। वही हाल सूरत के व्यापारियों का हुआ, जीएसटी से परेशान है। जैसे अभी निखिल बता रहे थे कि प्रदर्शन करने की जगहें कम हो रही हैं, जगह भी तो कम, जगहों के साथ साथ वो प्रदर्शन करने की आवाजें कम हो रही हैं। हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये तो सामान्य बात है। ये नेता ने अगर ऐसा नारा नहीं सुना तो नेता क्या हुआ? वो नेता ही नहीं हुआ इस देश में। लेकिन सूरत के व्यापारी मुर्दाबाद नारा नहीं लगा सके, हाय हाय नहीं कर सके, रोते रहे, और वो भजन गा रहे थे, साईं भजन गा रहे थे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि साईं भजन में वो क्या गा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा कि क्यों आपकी लड़ाई का असर नहीं होता है,
उन्होंने कहा कि मालूम नहीं हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रवि साहब हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम लोग सरकार हमें सेल्स टैक्स और आपका इनकम टैक्स छोड़कर हमें फंसा सकती है। तो इसके डर से वो लोग साईं भजन गाने लगे। और साईं भजन क्या था? कपड़ा व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ, दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने उनसे कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। एक सज्जन तो गा रहे थे कि गैरों पे सितम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ मोदी जी तू ये जुल्म ना कर। भाई हम लोकतंत्र में हैं। अगर आपकी समस्या है तो आप अपने नारों को, आवाज को बुलंद कीजिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इस तरह से लाखों की संख्या में जमा होकर 20-20 हजार की संख्या में आप जमा हो रहे हैं और आप कह नहीं रहे। जीएसटी की परेशानियों को अखबारों में देखिए, छोटी छोटी छपी हुई है। व्यापारी से मिलिए तो लगता है उसका सबसे बड़ा दुख जीएसटी। भगवान कृष्ण भी आ जाए तो वो मृत्यु और आत्मा के अमर होने का सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भगवान बताइए जीएसटी से हमारा क्या होगा, 7 पुरखे बर्बाद होंगे या 7 पुरखे तर जाएंगे, बताइए। वो नहीं छप रहा, कहीं भी खबर नहीं छप रही। तो ये जो मीडिया है वो क्या हो गया है? वो जनता का हथियार नहीं है, वो सरकार की दीवार है। आप सरकार तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचने दे रही है। सरकार आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, वो चाहती है कि वो सिर्फ अपनी आवाज, अपना ही बात करती रहे। तो हमने ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम और आप जब भी दूसरे संघर्ष करने के लिए आते हैं, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, शिक्षक हो जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। पुलिस वाले आते हैं, आराम से लाठियां उनकी पीठ पर दाग जाते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ हुआ, शहर को खड़ा हो जाना चाहिए था कि एक स्टूडेंट की बात है, आप उसका राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी आइडेंटिटी तलाश की जाने लगी, वो अलग कहानी है। तो हम उसकी चिंता नहीं करते। तो उन्हें पता है कि आप हमेशा चुप रहने वाले हैं। तो आपकी जब बारी आएगी तो कौन आपके साथ आएगा? क्योंकि जब आप मीडिया, सरकार का सहारा लेकर बोलने वालों को 3 साल से डरा रहा था, बहुत से लोग मीडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन वो इस साथ देने में भूल गए कि ये मीडिया एक दिन उनको भी डराएगा। इसीलिए हारकर कपड़ा व्यापारियों को यकीन नहीं है कि वो जब नारे बुलंद करेंगे तो नारों की गूंज टीवी चैनलों में गूंजेगी। एनसीआर के मिडिल क्लास जो ईएमआई और रेंट दे रहे हैं, गरीब हो गए करते करते, मर गए हैं वो लोग बेचारे। सोचिए, हर शनिवार रविवार को जाकर वो बैनर लेकर प्रदर्शन करते हैं। अखबार में छपता भी है मगर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरों के लिए चुप थे तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा, और अंत में आपको भी कुछ नहीं मिला। आप भी एक डरे हुए नागरिक समूह में बदल गए। और ये सारा कुछ आप बर्दाश्त कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े नहीं थे, आप सवाल के साथ खड़े नहीं थे। सत्य के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, तरह तरह के सवाल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो सत्य भगवान के पास हो या वो लोकतंत्र में हमारे सबसे बड़े नेता के पास हो, उस सत्य तक आप सिर्फ सवालों के जरिए ही पहुंच सकते हैं। और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे। अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे खत्म कर दिया जाएगा। और इसी आदत बनी रहे इसलिए आया फेक न्यूज़, झूठ। गांधी सत्य का प्रयोग करते थे, हमारा टेलीविजन, हमारा अखबार आजकल झूठ के साथ प्रयोग करता है। पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देकर गए तो 4 दिनों तक लोग फैक्ट चेकिंग करते रहे कि सही बोले कि नहीं बोले। ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं, स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया। आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और ये झूठ के साथ प्रयोग क्या है आपको पता है? पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। तरह तरह के इमेज झोंके जाते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। मगर इमेज है, अच्छा होगा, अच्छा तो वही रहा, उससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बना ना। सिस्टम नहीं बना। आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता है। पर ये उसको वो तस्वीर गायब कर दी गई, इमेज झोंका जाता है। वो इमेज लगातार झोंका जा रहा है, इतिहास मिटाते मिटाते। आप देखेंगे कि उस इमेज को झोंकने का एक नया उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कुछ समय पहले कलकत्ता में था तो अखबार में एक ऐड छपता है पूरे कि 70 साल हो गए
आज़ादी को, और हम अभी तक इस ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं हो पाए। कमाल है साहब। पिछले 20 साल में तो लोगों ने कारें खरीदनी शुरू की। पिछले 20 साल में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोमोबाइल लॉबी के चक्कर में ख़त्म किया, तो सबने गाड़ियां खरीदी और सबने सड़क को भर दिया, तो जाम लगा। वो 70 साल का जाम नहीं है, वो 70 साल की उपलब्धि का एक नकारात्मक परिणाम है कि चलना मुश्किल हो गया है। और ये दावा कौन कर रहा है? वो कंपनी जो टैक्सी चलाती है, जिसकी गाड़ियां जहां तहां पार्क हैं पब्लिक प्लेस पर और किसी की पार्किंग फीस नहीं देती है। पर चूंकि उसे पता है कि 70 साल वाला स्लोगन जो है ये कामयाब स्लोगन है आज के दौर में, कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, तो ट्रैफिक जाम को भी 70 साल में मत दो। खुद ही अनैतिक है अपने आप में, लेकिन उसने आपकी आंखों पे एक इमेज झोंक दी। आपने मान लिया हाँ भाई 70 साल से हम ट्रैफिक जाम में, आप भी मान लिया, हेलुसिनेशन हो गया सबको कि 70 साल से ट्रैफिक जाम में। भूल गए मतलब पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस, वो सिनेमा में नया दौर में कि पूरी सड़क पर एक ही गाड़ी चली आ रही है। हमने वो तस्वीर नहीं देखी थी क्या? लेकिन ये टैक्सी कंपनी वाला बड़ा स्मार्ट निकला, सोचा कि सरकार से भी एकाकार हो जाते हैं, तो सरकार ब्रह्म सब उसी में लीन हुए चले जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा भाई? अध्यात्म को अध्यात्म की तरफ रखो और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ रखेंगे ना। सूचना सही होनी चाहिए। अखबार में एक ऐड छपता है, उसमें हीरो बाइक का एक ऐड छपता है कि उसका अंग्रेजी का स्लोगन है, बड़ा मजेदार स्लोगन है, बताता हूँ। उसमें एक नायक खड़ा है, कोई हीरो है आम आदमी जैसा, मिलिट्री के ड्रेस में, जो मॉल रोड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मिलता है, वो पहन के खड़ा है बच्चे के साथ, और लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। हाँ, अब बताइए इस हीरो, कौन से हीरो के पीछे कौन हीरो है? उसमें कुछ नहीं है, सेना के ड्रेस में है आप, क्योंकि पता है दिन भर टीवी पे सेना चल रहा है, तो विज्ञापन भी सेना का बना दो और लिख दो कि सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्या सेना हीरो बाइक बना रही है? क्या हीरो बाइक ने सेना का प्रदर्शन अच्छा कर दिया है? हमें तो मालूम नहीं कि सेना के जवान पल्सर पसंद करते हैं या हीरो पसंद करते हैं, मालूम नहीं। लेकिन सेना का इमेज आपने इस्तेमाल कर लिया। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों। ये आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है। ये अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है। ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, चूंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। एक और अपने बाबा रामदेव जी हैं, अच्छे हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहाँ बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यही सलामी मार दूं। कह रहे हैं स्वदेशी। गांधी जी के बाद तो यही आए हैं, कह रहे भगाओ सारी कंपनियों को यहाँ से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ? हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। हमें जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। वो जो चिंता है कि सारी ट्रेन अच्छी हो जाए, वो बुलेट ट्रेन के खिलाफ चिंता नहीं है। वो चिंता ये है कि पहले सबका भला हो जाए ना, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना। उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देशद्रोही बता दिया। 15,000 का टिकट खरीद के, जापान में लोग चलते हैं ओसाका से टोक्यो के बीच में 15,000 का टिकट खरीद के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज झुका जा रहा है। कॉर्पोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहाँ पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉर्पोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो खाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो, किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं, और यही हो रहा है कि ना कॉर्पोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है, रोज रोते हैं बेचारे। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। सॉरी। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं
मैं गलत बोल सकता हूँ, मैं खराब बोल सकता हूँ, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश में, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन, वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा, मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉर्पोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। तो नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, आपकी आंखों में इमेज झोंके जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा समय खत्म हो रहा होगा, लेकिन 2-4 बातें यही है कि लोकतंत्र की लड़ाई को आप आउटसोर्स मत कीजिए, हवन भजन मत कीजिए, गांधी की तरह सत्य के रास्ते पे चलिए, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने का इकोसिस्टम नहीं है, जिसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस इकोसिस्टम को हमने नहीं बनने दिया है। जो भी जरा सा चलता है हम उसे पागल घोषित कर देते हैं। जो ईमानदार होता है, कोई कलेक्टर आ गया, वो ऑनेस्टी से काम करता है, उसी के रिश्तेदार बोलेंगे पागल हो गया। ये दुनिया बदल देगा क्या? अब तक आप झूठ के साथ खड़े रहे हैं, कुछ साल तक सच के साथ खड़े होने का प्रयास तो कीजिए, हो जाएगा। तो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी सुनाई जाती है कि वो बर्बाद हो गए, बने थे सत्यवादी, चल रहे, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहानी इस देश में सुनाई जाती है राजा हरिश्चंद्र की। पता है क्यों? क्योंकि आप हमेशा डरे रहे। और ये कहानी कौन सुनाता है पता है? जो पावर में होता है। गांधी ने ठीक इसका उल्टा किया। गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया और सत्य खुद प्रयोग किया, लेकिन उस सत्य को अधिकांश जनता का हथियार बना दिया। ये लो सत्य। आज सीबीआई और जेल के डर से हमारा अपोजिशन भी नहीं बोलता, और गांधी ने उस सत्य के दम पे लाखों लोगों को, अंग्रेजों की जो डर का सबसे बड़ा कारखाना था, अंग्रेजों का फैक्ट्री थी डर की, जेल, उसमें ले आकर भर दिया। गांधी ने कहा अपने भीतर जेल जाओ और अपने भीतर के डर से आज़ाद हो जाओ। इनके पास टैंक है, तोप है, अफसर हैं, कानून है, सेलुलर जेल है, सब है, लेकिन जिस दिन तुम जेल जाने के डर से आज़ाद हो जाओगे, बाकी आज़ादी मिल जाएगी। ये गांधी का सत्य था। गांधी ने इसी सत्य के लिए अपनी जिंदगी दी। वो कहते थे कि सत्य की खोज में क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूटते जाते हैं, अन्यथा सत्य की प्राप्ति असंभव ही हो जाए। सत्य की खोज में सफलता प्राप्त होने पर मनुष्य में प्रेम और घृणा, सुख और दुख आदि के द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है मनुष्य।